यस। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा को लेके। ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है क्या? ठीक है, उसको थ्योरी, ये सब थ्योरी का सेक्शन है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर। एक बार इसको देख लेते हैं। तो स्पेक्ट्रम इज द इम्प्रेशन प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्क्रीन when radiations of a particular wavelength are analyzed through a prism or diffraction grating। ठीक है, स्पेक्ट्रा आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं अलग तरीके से भी कि द इमेज रिकॉर्डेड व्हेन रेडिएंट एनर्जी इज पास थ्रू ए प्रिज्म और ग्रांटिंग, ठीक है, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें जो हम बात कर रहे हैं भाई, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन भी हम वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्पर्जन होगा, डिस्पर्जन का बेसिक मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग। ठीक है, स्प्लिटिंग। तो जो आपकी व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग बच्चों हो जाए 7 कलर्स के अंदर। जब 7 कलर में आपकी स्प्लिटिंग होगी तो इसी बेसिक फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन। तो स्पेक्ट्रा, ये जो स्पेक्ट्रम जो प्रोसेस है उसके अंदर हम बेसिक कुछ यही फॉर्मूला देखते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट से बच्चों डिफरेंट आपकी सोर्स से लाइट आपकी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे किस तरीके से मैंने होल रखा है और सामने से आपका प्रिज्म है, और प्रिज्म में बच्चों जो लाइट जब आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगी उसके बाद आपके यहाँ पे स्क्रीन, तो स्क्रीन के ऊपर उसकी जो इमेज होगी वो आपके यहाँ पे डिफाइन होगी। लेकिन आपको पता है कि प्रिज्म जो रखा है, तो वहां से तो आपको जो मैं बात करूँ डिस्पर्जन, तो यहाँ से जो आपकी लाइट होगी वो 7 डिफरेंट 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिफरेंट कलर्स में आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, अच्छा। अभी ये जो स्पेक्ट्रम है इसके अंदर हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, राइट। बाकी आपका जो क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर ना, क्रोमा का मतलब होता है कलर। और तो इसका मतलब बेसिक ये है कि जो आपकी सिंगल वेवलेंथ रेडिएशन है, ठीक है, सिंगल, लैम्डा लिख सकते हैं, सिंगल वेवलेंथ जो रेडिएशन है, ठीक है, उसको अपन लोग यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट में बोल सकते हैं। तो अब ये दो टाइप का है, स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। एक तो आपका इमिशन स्पेक्ट्रम है, सेकंड आपका है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और अगर यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें कि आपका इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है और बाकी स्पेक्ट्रम आपके किस तरीके से क्या होंगे, तो देखते हैं एक बार। तो इमिशन का बेसिक मतलब क्या है? कोई चीज रिलीज हो रही है, इसको इस तरीके से आप समझ लो। इमिशन का मतलब क्या है? कोई चीज आपकी रिलीज हो रही है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है भाई यहाँ पे जो भी रेडिएशंस निकलेंगी वो आपके यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगी। बेसिक पॉइंट तो यही। तो व्हेन द रेडिएशंस emitted from some source, example from the sun, or passing electric discharge through a gas at the low pressure, or by heating some substance to high temperature etc। तो बेसिक पार्ट देखो ये है कि जैसे मान चलो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हीट दी गई बेटा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को अपन ने हीट दिया, हॉट किया इसको, तो कहीं ना कहीं यहाँ से रेडिएशन आपकी प्रोड्यूस होंगी। मेरे को समझो ध्यान से भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट जब हीट अप हो रहा है, जैसे आयरन भी है, आयरन का ब्लॉक अपन हीट करते हैं, रेड में कन्वर्ट, तो वहां से जो रेड कलर आपको दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां से जो लाइट्स है वो आपकी प्रोड्यूस हो रही है। और ये जो लाइट्स है वो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं बेटा व्हाइट लाइट का कॉम्बिनेशन, व्हाइट लाइट का कॉम्बिनेशन लाइट प्रोड्यूस हो रही है। अब वो लाइट को हमने क्या करा कि बेटा एक पोल इस तरीके से पास करा है, सामने प्रिज्म रख दिया, और प्रिज्म जब रखा तो वहां से देखा कि यहाँ पे इसका डिस्पर्जन प्रोसेस हो रहा है। और डिस्पर्जन का मतलब आपको पता ही चल रहा है कि यहाँ पे हम इमिशन की बात करते हैं पहले। ठीक है, डिस्पर्जन प्रोसेस, तो क्या यहाँ पे 7 डिफरेंट कलर्स आपको मिलेंगे? नहीं, यहाँ पे आपको जो मतलब स्पेक्ट्रम आपको मिलेंगे, कुछ आपको वॉयलेट का मिलेगा, येलो का मिल सकता है, ब्लू का मिल सकता है, रेड का मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली क्या है, वो इमिशन हो रहा है। अब इमिशन मतलब क्या है? वो रेडिएशन जो है वो आपकी इमिट कर रही है, हीट किया गया है, तो हीट करने से जो भी आपको कलर दिखेंगे वो यहाँ से दिखाई देंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हीट किया गया, वहां से रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है, उसको बोलते हैं अपन इमिशन स्पेक्ट्रम। यस, अब इसको नेक्स्ट समझते हैं। is passed through the prism and received on the photographic plate. The spectrum obtained is called emission spectrum. ठीक है, the spectrum of a radiations emitted by a substance in its excited state in an emission spectrum। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट का तो बेसिक मतलब यही है
कि कोई भी आपका मेटल का ब्लॉक है, उस मेटल के ब्लॉक को बेटा हीट दी गई, तो हीट देने के बाद उसके जो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ पहुंचेंगे, एक्साइटेड स्टेट के अंदर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। और फिर उसके बाद भाई एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हो जाएंगे, और उसको बेटा वापस से वो आपके हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में फिर से शिफ्ट होंगे ग्राउंड स्टेट के अंदर। तो उस केस में ये विजुअल रीजन अपनी लाइट जो भी रेडिएशन आपकी शो करेंगे, इमिट करेंगे, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे एक पैटर्न में आपको दिखाई देगा। जो पैटर्न आपको दिखाई देगा उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ से इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक। अब ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम है इसको भी हम दो पार्ट में, अच्छा एब्जॉर्प्शन भी है उसको भी बात करेंगे अभी। अब इमिशन स्पेक्ट्रम को हम लोग फर्दर हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप्स के अंदर। एक आता है कंटिन्यूअस, एक आता है डिसकंटिन्यूअस। तो देखते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है। कंटिन्यूअस के अंदर मतलब क्या है, बेसिक पार्ट समझ लो आप, मैं एक टर्म में डिफाइन करूँ। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर जो आपकी वेवलेंथ है, जो लैम्डा है, वो आपके जितने भी टाइप्स के आपकी वेवलेंथ्स होंगे वो सारे के सारे आपके अपीयर होते हैं यहाँ पे, ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर। और डिसकंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो डिसकंटिन्यूअस के अंदर आपकी कुछ वेवलेंथ ऐसे होंगे जो डिसअपियर हो जाए, ठीक है, सम वेवलेंथ्स आर डिसअपियर, मतलब आपको कंप्लीट वेवलेंथ नहीं दिखाई देगा, लेकिन कंटिन्यूअस में आपको कंप्लीट वेवलेंथ दिखाई देगा, ठीक है, सारी के सारे रेडिएशंस। और यहाँ पे कुछ वेवलेंथ आपके यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे, वो आपके डिसकंटिन्यूअस। जैसे मैं डिसकंटिन्यूअस की बात करूँ, लाइक वायलेट है, ब्लू है, येलो है, रेड है, तो ये दिखाई दे रहे हैं, बाकी नहीं दिखाई दे रहे, तो डिसकंटिन्यूअस वाला पार्ट। अच्छा कंटिन्यूअस में क्या होगा, प्योर पूरा दिखाई देगा, ठीक है, उसको बोलते हैं। लेकिन ये पूरा पार्ट इमिशन का है, मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन हीट कर रहे हैं, हीट करने से एनर्जी लेते ही वो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ पहुंचे, एक्साइटेड स्टेट के अंदर। वापस से जब एक्साइटेड स्टेट से लौट के आएंगे ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो एनर्जी को रिलीज करेंगे। अब सिंपल तरीके से समझो, उसमें कुछ ऐसा मिक्सअप नहीं है, साइंटिफिक वर्ड ऐसा कुछ नहीं है। वो जब वहां से उसी रेडिएशंस को वेव्स की फॉर्म में इमिट करेंगे, डिफरेंट वेवलेंथ्स की फॉर्म में इमिट करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं इमिशन, प्रोड्यूस करना, इमिशन प्रोड्यूस करना। उसके दो पार्ट है, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होता है कि बेटा सारे के सारे वेवलेंथ आपको मिलेंगे, और डिसकंटिन्यूअस में कुछ वेवलेंथ मिलेंगे, कुछ वेवलेंथ आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये बेसिक सा पार्ट है, आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, यस, ध्यान देते हैं। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को एक बार हम रिवाइज करते हैं। व्हेन व्हाइट लाइट from any source such as sun, a bulb, or any hot glowing body is analyzed by passing through a prism, it is observed that it's split into 7 different colors from violet to red, like rainbow, as shown in figure. फिगर अभी अपन डिस्प्ले करेंगे, एक बार फटाफट से इसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। जैसे बच्चों मान लो एक ऑब्जेक्ट है या सन मान लो, थोड़ी देर के लिए रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, ठीक है, रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, लाइक दिस इज सन। और इसके सामने बच्चों अपन ने प्रिज्म रख दिया यहाँ पे, ठीक है, दिस इज प्रिज्म। और फिर यहाँ से आपने देखा कि भाई स्क्रीन के ऊपर आपको कंप्लीट जो बेबियोर का पैटर्न है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो जो आपके बेबियोर का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से ऑब्जर्व होगा, सारे के सारे वेवलेंथ आपको क्लियर दिखाई देंगे, जैसे हम रेनबो को देखते हैं, ठीक है, उसी तरीके। तो ये होगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एक बार हम डायग्राम भी देख सकते हैं, आपने यहाँ से भी इसको समझा होगा। यस, अब देखो आप बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ये देखो व्हाइट लाइट है, यहाँ से एक पर्टिकुलर स्लिट से पास हो रही है, ठीक है, और इस स्लिट से पास हुई बीम ये देखो प्रिज्म आपके बच्चे स्ट्राइक करिए, देन यहाँ पे डिफ्रेक्शन पैटर्न आपको हो रहा है, तो देखो बेबी और आपको पूरे तरीके दिखाई दे रहे फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं इमिशन का। नेक्स्ट, दीज कलर्स आर सो कंटिन्यूअस दैट ईच ऑफ देम मर्ज इनटू नेक्स्ट, हेंस द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। बेसिक देखो ये भी है कि जब हम रेनबो को देखते हैं तो देखा कि ब्लू कलर जो है उसके ऊपर जस्ट इंडिगो, तो क्या होता है कि ब्लू कलर जहाँ फिनिश हो रहा है वहां से इंडिगो जस्ट स्टार्ट हो, मतलब मर्जिंग आपको समझ में आती है, मिक्सिंग समझ में आती है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। It may be noted that on passing through the prism, red color with the longest wavelength is dedicated least, while violet color with shortest wavelength is deviated the most, ठीक है। तो एक ये भी बहुत अच्छा आता है कि भाई वेवलेंथ किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो हम उसको यहाँ पे बिल्कुल समझ सकते हैं कि बेबियोर का जो पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में वॉयलेट दिख रहा है, यहाँ पे आपको रेड दिख रहा है, ठीक है। जब हम रेड कलर की बात करेंगे तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी की वजह से आपको पता है कि जो रेड कलर का यूज है
वो डिफरेंट, जैसे हम रेलवे सिग्नल्स की बात करते हैं, बाकी और भी जो भी बात करते हैं, ठीक है। तो रेड कलर का यूज इसलिए ही किया जाता है क्योंकि उसका जो डिफ्रैक्शन, जो पैटर्न हम बात करें, उसका जो बिखराव वो कहीं ना कहीं कम होता है, और उसकी जो वेवलेंथ है वो काफी ज्यादा होती है, तो काफी डिस्टेंस हम ट्रेवल कर सकती है वो, इसलिए उसका यूज कर सकते हैं। बाकी जो वॉयलेट कलर आपको इधर, इसका मतलब है बेबीऔर के अंदर वॉयलेट से अगर आप रेड की तरफ जा रहे हो तो जो लैम्डा है वो कहीं ना कहीं आपका डिक्रीज करता है। ठीक, बिल्कुल बात समझ में आ रही है, क्लियर। और जो आपको हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल, तो रेड की ऑब्वियसली आपकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और वॉयलेट की जो वेवलेंथ होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस मैंने पहले बोला था कि कुछ आपकी जो वेवलेंथ्स होंगी वो आपकी डिसअपियर होंगी, ठीक है। तो when gases or vapors of a chemical substance are heated in an electric arc or electric furnace या Bunsen burner flame, light is emit, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्वियसली कि लाइट आपकी क्या होने वाली है, इमिट, आप हीट दे रहे हो, यस, तो लाइट वहां से क्या हो रही है आपकी, इमिट हो रही है, ठीक है। तो लाइट इज इमिटेड इफ द रे ऑफ दिस लाइट इज पास थ्रू ए लाइन स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो ये जो एटम होते हैं बेटा एक्साइटेड, ठीक है, हम लोग जो बात कर रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, तो लाइन स्पेक्ट्रम का बेसिक मतलब है कि जो एक्साइटेड एटम्स होते हैं, ठीक है, वहां से लाइन स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब बेसिक है कि आपका लाइन स्पेक्ट्रम कहाँ से मिलेगा, एक्साइटेड एटम से मिलेगा, ठीक है। ओके, इसको हम लोग बहुत बार यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट्स है वो भी हम इसको हम क्लास डिफाइन करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। A discontinuous spectrum consists of distinct and well-defined lines with dark areas in between is called line spectrum. It is also called atomic spectrum. ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट इज द emission spectrum consists of a series of very closely spaced line is called band spectrum. Band spectrum is the characteristics of molecules and it is also known as molecular spectrum. The band spectrum is due to vibration and radiations of atoms present in a molecules. तो जो molecules में आपके जो vibrations ने radiations energy मिलने के बाद, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर यहाँ पे बैंड स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिले। यस, तो इसके बाद बच्चों हम बात करने वाले हैं डिफरेंस, ठीक है, कि जो आपकी लाइन स्पेक्ट्रम है और जो आपका बैंड स्पेक्ट्रम है, ठीक है, इसमें आपका बेसिक डिफरेंस क्या है, ध्यान देते हैं हम लोग। इस पे भी क्वेश्चन थ्योरी पे आ सकते हैं, इसलिए थ्योरी को रिवाइज करना काफी जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट, द लाइन स्पेक्ट्रम है शार्प डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड लाइंस, ठीक है। बैंड स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, देखो बैंड स्पेक्ट्रम में डिस्कस कि वहां पे आपको ना डार्क, आपको एक स्पेस मिलेगा, आपको मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स आपके बैंड स्पेक्ट्रम को शो करते हैं, और वहाँ पे डार्क आपको बीच में, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है वो इमिशन कर रहा है, सपोज हीट उसे मिली है, और एक प्रिज्म से बच्चों वो वहां से आपकी रेडिएशन पास करेगी, तो जब स्क्रीन पे आपको देखेंगे तो वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ब्लैक कलर के आपको डार्क, इस तरीके से ब्लैक डार्क आपको बैंड्स देखने को मिलेंगे बीच बीच में, इस चीज को बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम, और ये किससे मिलता है, एक्साइटेड मॉलिक्यूल से मिलता है। इस बात को बिल्कुल आपको समझ के रखना है, क्लियर है। लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो देखो ये तो मॉलिक्यूल से मिलता है बैंड, बट लाइन किससे मिलता है, आपके एक्साइटेड एटम से मिलता है। तो एटम और मॉलिक्यूल्स, तो एक्साइटेड एटम से लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, और एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स होगा तो बैंड स्पेक्ट्रम मिलेगा। ये बात आपको बिल्कुल समझ के रखनी है, क्लियर, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, करेक्ट है। अब लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जितने भी आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, हर किसी एलिमेंट्स के लिए आपकी एक इंडिविजुअल लाइन स्पेक्ट्रम आपकी डिफाइन की जाती है, ठीक है, इंडिविजुअल लाइन स्पेक्ट्रम। फिर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम, अगर हम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम जो आपका लाइन स्पेक्ट्रम है ये किस पे डिपेंड करते हैं, तो ये डिपेंड करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, ऑफलाइन सेशन के अंदर। ये बिल्कुल ध्यान रखना कि लाइन स्पेक्ट्रम किस पे डिपेंड करेगा, देखो हर किसी इंडिविजुअल एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम डिफरेंट होगा, लाइन स्पेक्ट्रम किस पे डिपेंड करेगा, एक्साइटेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम आर सेम, मान लो किसी भी दो डिफरेंट एटम है, एक आपका ए है दूसरा आपका बी है, इन दोनों एटम्स के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके सेम होते हैं, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम सिमिलर होगा एग्जैक्टली। तो सेम लाइन स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलेगा अगर उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, एटम्स के पास सेम, तो वहाँ पे आपको सेम
सिमिलर आपको सेम लाइन स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? करेक्ट। ओके, अभी क्वेश्चंस कुछ करेंगे इसके ऊपर, समझ में आपको और आ जाएगा। आगे चलते हैं। द लाइन स्पेक्ट्रम हैज शार्प डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड लाइंस। ठीक है, एक्साइड एटम से मिलेगा। बैंड स्पेक्ट्रम, द बैंड स्पेक्ट्रम हैज मेनी क्लोज लाइंस। Second point, the line spectrum is the characteristics of atoms and also called atomic spectrum. Band spectrum is characteristics of molecules and it is called molecular spectrum. Third point, line spectrum is due to transition of electrons in an atom. Next, the band spectrum is due to vibration and rotation of atoms in a molecules. तो molecules के अंदर जो atoms का rotation है बेसिक, ठीक है, हाँ, तो उसके जो वाइब्रेशंस होंगे, ठीक है, या फिर जो रोटेशंस होगा एटम्स का, उसकी वजह से आपको क्या मिलेगा? बैंड स्पेक्ट्रम मिलेगा। बाकी लाइन स्पेक्ट्रम के पीछे रीजन क्या है? वो आपका है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन, ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट के अंदर मूवमेंट होना। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। यस, फोर्थ पॉइंट, द लाइन स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय इनर्ट गैस, मेटल वेपर्स एंड एटोमाइज्ड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इन ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है बिल्कुल कि लाइन स्पेक्ट्रम गिवन ऑप्शंस में से कौन डिफाइन कर सकता है? तो आपकी जो इनर्ट गैसेस हैं वो सारी की सारी, मेटल्स की बेटा वेपर्स है। वेपर्स का मतलब है कि सोडियम को हीटअप किया गया है, सोडियम प्लस में कन्वर्ट हुआ है, और ये गैस की फेज में ये वेपर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, सोडियम वेपर्स की जो बात करते हैं। ठीक है, बाकी एटोमाइज्ड आपकी जो नॉन मेटल्स। बैंड स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय हॉट मेटल्स एंड मॉलिक्यूलर नॉन मेटल्स। तो मॉलिक्यूलर नॉन मेटल्स में जैसे आपके जो मॉलिक्यूलर फेज में आपको मिलते हैं, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, जैसे आपका ब्रोमीन है, जैसे फास्फोरस में आपको P4। तो जो भी आपके मॉलिक्यूलर नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, और बाकी जो हॉट मेटल्स हैं वो आपके बैंड स्पेक्ट्रम को शो करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा यहाँ पे नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, ध्यान देते हैं। When white light from any source is first passed through the solution of a solution or vapors of a chemical substance and then analyzed by the spectroscopic, it is observed that some dark lines are obtained. Further, it is observed that dark lines are at the same place where colored lines are obtained in the emission spectrum for the same substance. ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब ये जो एब्जॉर्प्शन का तो बेसिक तो मतलब आपका यही है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, ध्यान देना, आपको समझ में आएगा। यस, यहाँ पे एक हॉट बॉडीज है, सपोज ये आपकी हॉट बॉडीज है, और पहले से बच्चों यहाँ से क्या हो रही है कि भाई यहाँ से आपका इमिशन हो रहा है। अब इमिशन हो रहा है तो इसमें से कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो गई यहाँ पे। सॉल्यूशन से पास है, ये सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, इस सॉल्यूशन से जब मैंने पास कराया ऐसे ये रेडिएशंस को, तो कुछ आपके यहाँ पे जो वेवलेंथ्स की रेडिएशन वो एब्जॉर्ब होंगी, और एब्जॉर्ब कुछ बच्चों यहाँ से पास हुई, जो आपके ये जो प्रिज्म रखा है, इस प्रिज्म आके स्ट्राइक करी। तो स्ट्राइक करने के बाद देखा गया कि तो फोटोग्राफिक फिल्म आपके जो प्लेट है, फिल्म है, उसके ऊपर ना कुछ डार्क बैंड्स आपको देखने को मिले। बिल्कुल समझो। अब ये जो डार्क बैंड्स आपको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बच्चों कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो अंधेरा आ रहा है, जो डार्क आ रहा है, उसका बेसिक मतलब क्या है कि वही पर्टिकुलर वेवलेंथ्स की जो रेडिएशन है वो यहाँ पे अब्जॉर्ब होते हैं सॉल्यूशन के द्वारा। तो कुछ बची हुई थी, जैसे सपोज इंडिगो बचा है, जैसे आपका ग्रीन बचा है, कुछ ऑरेंज बचा है, डिफरेंट इस तरीके से। तो कुछ आपको यहाँ पे क्या हो रही है? डिस्प्ले हो रही है। तो उसको अपन ना इस तरीके से डैश डैश करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ दिखाई दे रही है, कुछ एब्जॉर्ब हो गई है, तभी इसको अपन बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? क्लियर? एब्जॉर्ब बेटा किसका? सॉल्यूशन के द्वारा आपकी एब्जॉर्ब हुई है। तो ये बेसिक सा पार्ट है आपके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का। यस, अब बात करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे इसके डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, डिफरेंस समझते हैं। तो इमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हेन द रेडिएशंस फ्रॉम द सोर्स आर डायरेक्टली एनालाइज्ड इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात अगर करी जाए तो एब्जॉर्प्शन, भाई हम इमिशन तो पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, इमिशन के अंदर अभी। हाँ हाँ बिल्कुल, अब बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हेन द व्हाइट लाइट इज फर्स्ट पास थ्रू द सब्सटेंस एंड देन ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो ट्रांसमिटेड लाइट होगा उसका आपका एनालाइज होगा। बट इमिशन में क्या होता है? इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर जो रेडिएशंस आपकी ऑब्टेन्ड होंगी, जो डिफाइन की जाएंगी किसी भी सोर्स से, वो डायरेक्टली एनालाइज की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बेटा पहले सॉल्यूशन है, उसने कुछ एब्जॉर्ब किया, उसके बाद जो बचा हुआ सेक्शन है उसको एनालाइज किया गया, ठीक है।
तो उसको अपन बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं, सेकेंड पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर लाइन्स सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस, और इट कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइन्स इन इन द अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट, इमिशन स्पेक्ट्रम कैन बी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, इफ सोर्स इमिट व्हाइट लाइट, ठीक है, और डिसकंटिन्यूअस, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम इफ सोर्स इमिट्स सेम कलर रेडिएशंस। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ डार्क लाइंस। ये आपका हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, ये दोनों हो सकता है, कंटिन्यूअस भी और डिसकंटिन्यूअस, इसको अपन ने पहले भी देखा है। तो ये कुछ थ्योरी का सेक्शन था जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और क्वेश्चंस अगर आ सकते हैं थ्योरेटिकल तो यहाँ से आपके बन सकते हैं। यस, इसके बाद जो बात करते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो इमिशन स्पेक्ट्रम है फॉर द हाइड्रोजन एटम, है ना, उसको अपन कैसे पढ़ते हैं। Yes, when hydrogen gas at low pressure is taken in a discharge tube and the light emits on passing electric discharge is examined with the spectroscopic, the spectrum obtained is called emission spectrum of hydrogen, which contains large number of lines which are grouped into 5 different series। ठीक है, तो इसमें हम जनरली क्या करते हैं, एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस, तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस को अपन अप्लाई करते हैं किसी एक पर्टिकुलर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, जिसकी डिस्चार्ज ट्यूब में बच्चों प्रेजेंट होगी आपकी H2 गैस, है ना, हाइड्रोजन गैस। और जब ये डिस्चार्ज पोटेंशियल अप्लाई होगा तो यहाँ से H2 गैस से ही बच्चों क्या होगा, एक आपका ब्राइट लाइट आपकी यहाँ पे ऑब्टेंड होगी। ठीक है, अभी जो ब्राइट लाइट आपकी ऑब्टेंड होगी तो उस लाइट को हम लोग पास कराएंगे प्रिज्म से, उस लाइट को हम लोग पास कराएंगे बेसिकली प्रिज्म से। और जब प्रिज्म से बच्चों बात कराएंगे तो यहाँ से आपकी जो रेडिएशंस हैं वो आपकी इमर्ज्ड होंगी। बेसिकली क्या है कि एन इमर्ज्ड बीम ऑफ लाइट इज कलेक्टेड ओवर फोटोग्राफिक फिल्म। तो जो भी रेडिएशंस आपके यहाँ से निकलेंगी उसको अपन एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर बच्चों क्या करेंगे, ऑब्टेंड करेंगे। ठीक है, यस, तो जो भी आपको यहाँ रेडिएशंस फोटोग्राफिक स्क्रीन पे मिलेंगी उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बिल्कुल समझ में आ रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं आप क्या, हाइड्रोजन। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हाइड्रोजन गैस होनी चाहिए, बाकी प्रोसेस तो वही है। ठीक है, यस। अब ये जो स्पेक्ट्रम होता है जिसको अपन बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, कौन सी कैटेगरी का है, तो ये आपका आता है लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं, ये भी करेक्ट है, लाइन स्पेक्ट्रम बोलो या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलो, वो भी आपका करेक्ट है। इसमें कुछ सीरीज आपको देखने को मिलती है, टोटल आपकी 5 सीरीज होती है। लाइमर होती है, बाल्मर होती है, प्रेस्टन होती है, ब्रैकेट होती है, एक बच्चा और आती है पफंड सीरीज। ठीक है, PFUND। ठीक है, पफंड सीरीज भी आपको देखने को मिलती है। तो देखते हैं, पहली बात तो समझ लो कि जो इमिशन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का है ये कौन से स्पेक्ट्रम कौन सी सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, तो लाइन के अंदर। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम इसको अपन बोल सकते हैं। यस, तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या करा कि वही जो H2 गैस थी उसको अपन ने लिया और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्रिएट किया, जहां से पहले तो बेटा H2 डिसोशिएट हो गया है यहाँ से आपके हाइड्रोजन एटम के अंदर H+H। ठीक है, तो फिर उसकी जब हीटअप मिलेगी तो हीट मिलने से बेटा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होंगे, एक्साइटेड। इलेक्ट्रॉन्स आपके हो चुके हैं यहाँ से एक्साइटेड। अब एक्साइटेड हो चुके हैं तो बेटा पता है कि n इक्वल टू जो N1 इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहाँ की तरफ शिफ्ट होगा, N2 इक्वल टू 2 पे जा सकता है, 3 पे जा सकता है, 4 पे आ सकता है, 5 पे, 6 पे, कुछ इस तरीके से। 10 इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और बाकी जो भी आपको दिखाई दे रहा है 2, 3, 4 एक्साइटेड स्टेट वहां पे आपका शिफ्ट होगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। अब एटम जब हो चुका है एक्साइटेड तो वहां से जो भी रेडिएशन आपकी इमिट होंगी उसको हम डालेंगे एक प्रिज्म से, और प्रिज्म से बच्चों वहाँ पे डिफ्रेक्शन पैटर्न आपका क्लियर होगा और तो फोटोग्राफिक फिल्म जो फोटोग्राफिक स्क्रीन होगी उसके ऊपर आपको मिलेगा लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। यस, तो उसी पैटर्न को हम लोग यहाँ पे फटाफट से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, क्या है तो देखेंगे अपन। यस, तो देखो ये n इक्वल टू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, कुछ 5, कुछ 6 इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेटा n इक्वल टू, ध्यान देते हैं, यस, n इक्वल टू 1 को अगर हम ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले आपको मिलता है लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज की बात करी जाए तो यहाँ पे N1 इक्वल टू क्या होगा, 1।
n1 इक्वल टू 1, और बाकी आपको दिख ही रहा है यहाँ से आपकी जो एंड आपका n इक्वल टू 2 से आ रहा है 1 की तरफ, 3 से आपका 1, 4 से आपका 1, या 5 से भी आपका 1 की तरफ आ सकता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मतलब लाइमन सीरीज की तरफ बात करें तो लाइमन सीरीज के लिए जो n1 की वैल्यू है इट इज ऑलवेज फिक्स्ड, ठीक है, ये आपका फिक्स्ड है, बिल्कुल 1 होगा। बाकी जो n2 है वो आपका 2,3,4, ठीक है, समथिंग इस तरीके से। तो ओके, और लाइमन सीरीज में बाकी आप ऐसा नहीं कि 4 तक होगा, 4 के ऊपर भी आप जा सकते हो, ये देखो आप यहाँ से इसके ऊपर भी, लेकिन ये कि n1 की वैल्यू आपकी बने वो फिक्स है। और कौन सा रीजन, स्पेक्ट्रल रीजन कौन सा मिलता है, तो वो मिलता है अल्ट्रा वायलेट। कौन से मिलता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? क्लियर? इसमें अब ये भी बोलते हैं कि n इक्वल टू 2 से अगर 1 की तरफ आ रहा है तो उसको अपन अल्फा वेव से यहाँ पे बोल सकते हैं। फिर आपका 2 से 1 की तरफ, 3 से 1 की तरफ आता है जिसको बीटा बोलते हैं, 4 से 1 की तरफ आता है उसको गामा बोलते हैं। तो अल्फा बीटा गामा जो वेव्स हैं उनको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट हमारे सिलेबस में इतना डेप्थ में नहीं है, ठीक है। अभी इसकी हम लोग एनर्जीज भी निकालेंगे, इसकी वेवलेंथ भी निकालेंगे, वो भी सारी बात करेंगे। और आपको पता है कि एन इक्वल टू 1 की बात करते हैं तो हमारा एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला है वहां से इसकी वैल्यू कितनी माइनस में आपको मिल जाएगी भाई। आपकी जो ई एन है, ई एन इज इक्वल टू -13.6 एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। एन की वैल्यू बच्चों ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख रही है 1, ठीक है, एन इक्वल टू 1 हो जाएगा, बाकी जेड की वैल्यू 1, तो यहाँ से 13.6 आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। तो 30 मतलब जो आपका फर्स्ट है उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? 13.6, ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। एन इक्वल टू 2 की तरफ जाएंगे तो वो भी हम वैल्यू निकालेंगे जिसको अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो एन इक्वल टू 2 की बात करी जाए तो यहाँ से -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। फॉर्मूला वही है -13.6 दैट इज कोई एन इसको, बट एन की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो जब एन की वैल्यू 2 होगी तो आपको पता है कि 3 से 2 की तरफ आना, 4 से 2 की तरफ आना, 5 से आना, 6 से आना, 7 से आना, सिर्फ 2 की तरफ, तो वहां पे देखने को मिलता है आपको बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात फिक्स है कि बाल्मर सीरीज के अंदर जो n1 की वैल्यू है वो आपकी फिक्स्ड 2 है, बाकी n2 आपका यहाँ पे बदलता रहेगा 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। अब इसके बाद आता है पास्टन सीरीज। तो पास्टन सीरीज में क्या होता है? पास्टन सीरीज की बात करी जाए तो यहाँ पे n1 आपका फिक्स है 3, बाकी रेडिएशन आपको वहां से ऊपर हाई एनर्जी स्टेट से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इसके बाद बेटा आती है आपकी ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज बिल्कुल फिक्स है, बाकी आपकी प्रेफरेंस सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज की बात करें तो एरमन कितना हो जाएगा 4, और प्रेफरेंस सीरीज की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 5। तो क्वेश्चन जो आता है वो लाइमन से आ सकता है और बाल्मर से, मैक्सिमम क्वेश्चन यही आते हैं, लाइमर, बाल्मर और पास्चल, मैक्सिमम पास्चल मान लो। तो लाइमर और बाल्मर से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो आपको एनर्जी ध्यान इसकी -3.4। तो इसकी बात करें तो माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन इक्वल टू 4 की बात करी जाए तो यहाँ पे माइनस में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 6 की बात करेंगे तो नेगेटिव और यहाँ पे मिलेगी 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? एनर्जी का भी पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर? अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं, ध्यान देना, लाइमर सीरीज को लेके तो उसकी एनर्जी कितनी आई थी, ध्यान दो, -13.6 थी। इसके ऊपर वाले की बात करूं तो माइनस में आपकी 3.4 थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या हो रहा है? वैल्यू तो बेटा आपकी इंक्रीज कर रही है ना, -13.6 से 3.4, तो वैल्यू इंक्रीज, तो एनर्जी कहीं ना कहीं क्या हो रही है बताओ आप मुझे। भाई लाइमन सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू तो कम है ना ऊपर वाले से, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज। और एनर्जी डिक्रीज होने का मतलब क्या? मिनिमम। जैसे आप इन्फिनिटी पे जाते जा रहे हो तो वहां पे वैल्यू मिलेगी 0, वो 0 वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम एनर्जी की। अगर एनर्जी अगर आपकी मिनिमम हो जाती है लाइमन सीरीज को लेके, तो मुझे बताओ ई इक्वल टू क्या होता है? एच म्यू। तो फ्रिक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा? तो फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इस केस में जो म्यू होगा वो भी क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। बाकी लैम्डा की बात करी जाए तो ई इक्वल टू होता है आपका एच सी डिवाइड बाई लैम्डा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एनर्जी मिनिमम है तो लैम्डा आपका मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे जो लाइमन सीरीज की बात करें तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? वो आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, बिल्कुल सही। बाकी हम यहाँ पे वेव नंबर भी निकाल सकते हैं, तो 1/लैम्डा आपका वेव नंबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो वेव नंबर होगा वो आपका होगा मिनिमम। आपने मेरी बात समझी क्या? कि लाइमन सीरीज में देखो बेसिक सब आप इसको समअप करो एक बार, यहाँ से समझने की कोशिश करो कि जो हाइड्रोजन एटम था ना, एक्साइडेड एटम था, उसको एनर्जी मिली,
मिलते ही उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भागे बेटा, एक्साइटेड स्टेट के अंदर। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, हाई एनर्जी लेवल होता है। तो फिर से वापस से जब आएंगे बेटा लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर, तो वहाँ पे आपकी रेडिएशंस को एमिट करेंगे। बिल्कुल बात लाइन स्पेक्ट्रम की फेज में जब एमिट करेंगे तो यही आपको देखो, हाई एनर्जी स्टेट्स 8 से आ रहा है नीचे की तरफ, 6 से नीचे की तरफ, 5 से नीचे, 4 से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट देखो, जब 1 पे n इक्वल टू 1 पे आपके हाई एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, मूव कर रहा है, तो फिर यहाँ पे आपको लाइमन सीरीज मिलेगी। बाकी बाल्मर, बाकी बास्टन, ब्रैकेट, पफन, है ना, सोन हम्फ्री सीरीज। एनर्जी के बेस पे बात करें तो लाइमन सीरीज की एनर्जी सबसे कम आपको मिल रही है। जब एनर्जी कम मिल रही है तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी मिनिमम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको दिख रहा है। बाकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा और बेयर नंबर क्या होगा आपका, ये भी मिनिमम, बिकॉज इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। यस, एक पॉइंट इसमें और ये भी होता है कि सपोज मान लो बेटा इन्फिनिटी से जो लास्ट लाइन आपकी लाइमन सीरीज में आपकी डिस्प्ले हो रही है, मान लो यहाँ पे इन्फिनिटी है इस पॉइंट पे कहीं, उस इन्फिनिटी से एक लास्ट रेडिएशन आपकी n इक्वल टू 1 पे स्ट्राइक हो रही है, ठीक है, जिसको अपन लास्ट लाइन बोलते हैं, लास्ट लाइन, या फिर इसको बोलते हैं अपन मार्जिनल लाइन, ठीक है, मार्जिनल लाइन, या फिर इसको बोलते हैं अपन लोग लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन, ठीक है। तो जो लास्ट लाइन होगी, हम लाइमन सीरीज की बात करो, लाइमन सीरीज में जितनी रेडिएशंस आपको मिल रही हैं 2 से 1 पे, 3 से 1 पे, बाकी 4 से 1 पे, तो उसकी जो आपकी एनर्जी होगी बाकी रेडिएशंस कंपैरिजन में जो यहाँ पे लाइमन सीरीज में दिख रही हैं, तो इसकी जो एनर्जी होगी लास्ट जो आपकी होगी मार्जिनल जो लाइन होगी लास्ट लाइन, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, बाकी सब एक कंपैरिजन में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, बिकॉज एक्टिव प्रोपोर्शन होता है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, वो आपका मिनिमम हो जाएगा, और जो वेव नंबर है वो आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो लाइमन सीरीज की बात करो, बार्मर की बात करो, पाइथन की बात करो, तो इसकी जो लास्ट लाइंस आएंगी ना, वो लास्ट लाइन के अंदर यही सीन देखने को मिलेगा कि एनर्जी मैक्सिमम होगी। हम लाइमन सीरीज की बाकी रेडिएशन कंपेरिजन कर रहा हूँ, मैं दूसरी सीरीज से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। चलिए अब करते हैं इसकी हम लोग कैलकुलेशन, कि वेवलेंथ कैसे निकाली जाए, बाकी बातें किस तरीके से की जाए। क्लियर? दो, तो लाइमन इज क्लियर, बार्मर क्लियर, प्राश्चन, ब्रैकेट, टू फंड। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपको देखो पहले तो n इक्वल टू 1 को ध्यान रखना है, n2 को ध्यान रखना है, ठीक है। 21 सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होगी, बाकी आपका n2 क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं स्पेक्ट्रल रीजन, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लाइमन के अंदर अल्ट्रावायलेट, विजुअल, देखो बाल्मर में आपको वी दिख रहा है तो वी से आप ये वाला वी रिलेट कर सकते हो। तो बाल्मर से बहुत बार क्वेश्चन आया, बाल्मर सीरीज बेटा विजुअल रीजन को डिफाइन करती है, जिसको अपन नेक डाइट से बाकी जो रेडिएशन उसको देख सकते हैं, कलर्स को, ये नियर इन्फ्रारेड होती है, ये इन्फ्रारेड होती है, या आपकी फार इन्फ्रारेड होती है। तो एटलीस्ट आपको क्या करना है, लाइमन, बाल्मर, फ्रेश, आपका पास्चन, तो इनके ये जो पॉइंट्स हैं उनको मैं लिख रहा हूँ एम, आपको मेमोराइज करना है, बिल्कुल आपको ध्यान से इसको समझना है। अब इसमें हम लोग जो जब डिफरेंट रेडिएशंस की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो मैंने लिखा है En2 माइनस En1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हम लिखते हैं ना 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप माइनस 30.6 बोल्ट के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो, वो भी करेक्ट होगा। और इसको हम एज ए रिजल्ट अगर बात करें तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू, और ये हो जाएगा एच सी डिवाइड बाई लेमडा, ठीक है। तो ये बेसिक से आपको प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना है, कैलकुलेशन किसके लिए, आपको एक तो लेमडा निकालने के लिए कोई क्वेश्चन आ सकता है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालने को आ सकता है, या फिर आपको डेल्टा ई निकालने को आ सकता है। तो आपको ये बेसिक से आपके जो क्वेश्चन है आपको फॉलो करना है। फर्स्ट ये डिफरेंस निकालने के लिए, बाकी लैम्डा वगैरह और वो सब निकालने के लिए आपको डेल्टा यहाँ से मिल जाएगा डेली, अब डेली को उठा के यहाँ पुट कर दो तो बाकी भी टर्म आपको यहाँ से निकल के आ जाएंगे। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। एम एन इंटू रेडिएशन के बारे में पूछेगा, या बाकी डिफरेंट कभी 3 से 4 में आ रहा है, 3 से 2 में आ रहा है, 3 से 1 में आ रहा है, या आपके 7 से 3 में आ रहा है, 7 से 2 में आ रहा है, वट जो भी है आप यहाँ नंबर्स पुट करेंगे, डेल्टा ई निकलेगा, डेल्टा ई को अपन यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो म्यू निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। इस पे क्वेश्चन इस तरीके, बहुत ही आसान सा है, आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। तो रेडबर्ग कांस्टेंट के अंदर तो आपका जो डेरिवेशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो उसको अपन किस तरह, वैसे आपका ये देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, इस सिंपलेस्ट फॉर्मूले को आप ध्यान रखते हो
तो बाकी इसका डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, बाकी डेरिवेशन आपको मैं बताता हूँ, है ना, किस तरीके से उसको करते हैं अपन। देखो एक बार थोड़ा सा डेरिवेशन आपको मैं करता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली समझ में आएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, जहाँ पे आपका E इज इक्वल टू वैसे रहेगा माइनस में 2 पाई स्क्वायर, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, एनर्जी के अंदर, ठीक है, के स्क्वायर, बाकी सब कांस्टेंट है, E⁴ डिवाइड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। अब आपको डेल्टा ई चाहिए, तो एनर्जी का यहाँ पे सीक्वेंस इसको हम 1 दे सकते हैं। अब यहाँ से आपको डेल्टा ई चाहिए, तो डेल्टा ई क्या होगा भाई, मान लो En2 माइनस En1, एनर्जी दे रखी है, यहाँ से E2 और यहाँ से आपका E1, दोनों को लेंगे और सॉल्व करेंगे, तो कुछ पार्ट आपका कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा। तो अब डेल्टा ई आपको पता है कि उसको हम ले सकते हैं एस डिवाइड बाई लैम्डा इज इक्वल टू, जो पार्ट कॉमन आएगा वो क्या क्या होगा, एक तो होगा आपका 2 पाई स्क्वायर। वैसे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि जेड स्क्वायर यहाँ पे ई की पावर आपकी 4 हो जाएगी डिवाइड बाई सी एच क्यू, ब्रैकेट में आपका होगा 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर, ठीक। अब इसमें से कांस्टेंट ले लो, बाकी तो आपको पता ही कि भाई एस सी बाई लैम्डा दिख रहा है, इसमें से आप कोशिश सॉल्व करो कि भाई 1 बाई लैम्डा को आप बाहर निकालो, तो ये एच यहाँ से आपका खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई लैम्डा, बिकॉज इधर क्यूब होगा h2, तो 1 बाई लैम्डा क्या होता है, बी नंबर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आर जेड स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, जेड स्क्वायर को यहाँ पे रखा बना के, बाकी सारे कांस्टेंट हैं उनको मैंने आर बना दिया, ठीक है, और टोटल मिला के ब्रैकेट में हो जाएगा 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर, और उसके बाद हम म्यू भी यहाँ फॉलो कर सकते हैं, तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, सी बाई लैम्डा, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी का मल्टीप्लीकेशन कर दो यहाँ पे, तो सी आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 स्क्वायर, ठीक है। इसको हम फॉलो करेंगे तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, बाकी जो भी टर्म्स हैं अपन आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और रेडबर्ग कांस्टेंट की और जो हमारा ये जो पूरा पार्ट बचा हुआ है कि भाई 2 पाई स्क्वायर है, आपका एम की स्क्वायर है, ई है, सी है, एच फ्लक्स कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है, इलेक्ट्रॉन्स का जो आपका चार्ज है या फिर के है, इन सारी वैल्यूज को अपन यहाँ पे कांस्टेंट अगर बात करें, रेडबर्ग कांस्टेंट की कुछ वैल्यूज होती है, तो वैल्यूज की बात करें तो बेटा एक वैल्यू होती है 109674 समथिंग, ये आपको मिलती है सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। अगर इसको हम थोड़ा और भी इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको सपोज इसको एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं, तो वो आपका आ जाएगा 912 एंगस्ट्रॉम समथिंग कुछ, ठीक है। तो डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होती हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपको दी जाएंगी, आपको याद नहीं रखना है और डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन को ध्यान रखो, फर्स्ट लाइन का जो लैम्डा होता है, फर्स्ट लाइन का जो लैम्डा होगा वो आपका होता है मैक्सिमम, फर्स्ट लाइन की बात कर रहे हैं, और लास्ट लाइन का जो लैम्डा होता है वो होता है आपका मिनिमम, क्लियर। तो बाकी न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आते हैं, तो उसको अपन लोग डिस्कस करेंगे बाद में।